स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से रिलेटेड हम 150 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। ये इसका पार्ट सेकंड है। जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम 75 एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं और डिटेल में भी सारे आंसर हम समझ चुके हैं। आज की ये वीडियो है, ये है पार्ट सेकंड। यहाँ पर भी हम 75 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इस तरह से हम टोटल 150 एमसीक्यूज को 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। मैं सारे आंसर आप लोगों को डिटेल में समझाने वाली हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते, चाहे एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, बैंक, मतलब इस तरह की कोई भी एग्जाम है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि सारे आंसर हम बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं। और जो भी बच्चे आए हैं न्यू चैनल पे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 76 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम 75 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पहले। अब यहाँ पर हम 76 से लेकर टोटल 150 तक कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास पावर होती है, वो संसद का अधिवेशन करवाते हैं। ठीक है, इसको बुलाने का काम भी करते हैं और भंग करने का भी काम करते हैं। ठीक है, पावर्स होती है राष्ट्रपति के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? ठीक है, कौन देता है? तो वो है संघीय मंत्री परिषद। ठीक है, संघीय मंत्री परिषद मतलब कि ग्रुप है ये मंत्री परिषद का। तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को अपनी राय देते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जी कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो ये इनसे विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था अनुच्छेद 53 में, हमने क्या पढ़ा था कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। उसका अर्थ क्या था कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा। ठीक है, मतलब कि ये इनसे विचार विमर्श करते हैं मंत्री परिषद से, और उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं ये इनकी मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कब की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कभी नहीं। ठीक है, ध्यान रहे, आर्थिक संकट की घोषणा अभी तक कभी भी नहीं हुई है। ठीक है, आर्थिक संकट क्या है? एक तरह से आपातकाल लगता है ना, वित्तीय आपात उसे कहते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ठीक है, जिसकी न्यूनतम अवधि कम से कम 2 माह की रहती है, जो कि आज तक नहीं लगा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगते रहते हैं, और जब ये सशस्त्र विद्रोह होते हैं, ठीक है, ये वाला जो आपातकाल होता है वो भी लग चुका है। ठीक है, तो इस तरह से 3 आपातकाल लगते हैं, जिसमें जो वित्तीय आपात वाला काल है वो अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, ध्यान रहे आपको, तो कभी नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, वापस समझ लीजिए, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन, ठीक है, व्यक्तियों का नामांकन करते हैं। कौन करते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, पावर्स इनके पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखिएगा, आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। बच्चों अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसका नाम है, प्लेलिस्ट का नाम है भारतीय संविधान। वहाँ पर आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? कौन थे वो? तो वो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ठीक है, इनका नाम है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य है जो राष्ट्रपति का नहीं है इसमें से? तो देखिए ये है कि वो किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक के आहूत करना। ठीक है, ये इनका कार्य नहीं होता है। लेकिन क्या क्या कार्य है राष्ट्रपति जी का, समझ लीजिए ऑप्शन से। लोकसभा का सत्र बुलाना, ये राष्ट्रपति जी का कार्य है। लोकसभा का विघटन करना, ये भी राष्ट्रपति जी का कार्य है। और लोकसभा का सत्रावसान करना, ठीक है, ये भी राष्ट्रपति जी का कार्य है। लेकिन क्या कार्य नहीं है? वो है कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक के आहूत करना, ठीक है, ये राष्ट्रपति जी का काम नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। जो विदेशी देशों के सभी राजदूत जो होते हैं, उनके जो कमिश्नर के जो प्रत्यय पत्र होते हैं वो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? कौन सा ऐसा विधेयक होता है जिसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते? तो वो है धन विधेयक। ठीक है, याद रखिएगा, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए कभी नहीं लौटाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर उनको वो बिल पास करना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? कौन सा वीटो होता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, निलंबनकारी वीटो। वीटो क्या है? जैसे आपको पता है, वीटो एक तरह की पावर होती है। राष्ट्रपति इनका प्रयोग तब करते हैं जब वो अपने डिसीजन में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, कोई बिल अगर आता है तो संसद के द्वारा वो संसद में पारित होता है और राष्ट्रपति जी की उस पर साइन लगनी होती है। ठीक है, उसके बाद ही उसको पास माना जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी के पास 3 पावर है। एक है आत्यंतिक वीटो और दूसरा है निलंबकारी वीटो और तीसरी है जेबी वीटो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को, विधेयक मतलब अगर कोई कानून आ रहा है, बिल आ रहा है, तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज देते हैं। तो क्या होता है, वह किस वीटो का प्रयोग करता है? ऐसे में वो कौन सा वीटो कहलाता है? वो होता है निलंबकारी वीटो, है ना। निलंबकारी वीटो क्या कहता है, राष्ट्रपति यदि विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है, ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने का प्रभाव निलंबन मात्र होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित किए जाने पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है ना। अतः इसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। ठीक है, निलंबकारी वीटो होता है ये। कोई बिल आता है राष्ट्रपति जी के पास, वो क्या करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं और उनको अगर वो सही नहीं लगता है तो पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज देते हैं। संसद क्या करती है, उसको वापस पारित करने के लिए राष्ट्रपति जी के पास भेजेगी, तो राष्ट्रपति जी को करना ही पड़ेगा उस पर साइन। ठीक है, उस बिल को पास ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं निलंबकारी वीटो। जब वो वापस पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो ये होता है ये निलंबकारी वीटो। ठीक है, वीटो पावर्स होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? कौन सी सूची है जिस पे राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं? तो वो है संघ व समवर्ती सूची। ठीक है, संघ व समवर्ती सूची के ऊपर राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, अध्यादेश जारी कब करते हैं, किस विषय पर जारी कर सकते हैं? संघ व समवर्ती सूची पर ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? किस पे जारी नहीं कर सकता है, आपको उसका आंसर बताना है। तो देखिए वो है राज्य सूची। ठीक है, संघीय सूची पे कर सकते हैं, समवर्ती पर कर सकते हैं। ठीक है, राज्य सूची व समवर्ती सूची पर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ राज्य सूची पर वो नहीं कर सकते अध्यादेश जारी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जब वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? तो देखिए वो है जब दोनों सत्रों में हो। ठीक है, जब दोनों सत्र में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सके? देखिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, जो कहलाता है निलंबकारी वीटो। ठीक है, लेकिन अस्वीकार वो बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई बिल आता है तो वो अस्वीकार करे। ठीक है, राष्ट्रपति जी नहीं, यहाँ पर वो वीटो का यूज़ करते हैं। या तो चुपचाप उस पर साइन कर दे, ठीक है, या तो पुनर्विचार के लिए उसको भेज दे, और पुनर्विचार करने के बाद संसद वापस अगर एक और बार उसको पारित कर दे तो फिर तो राष्ट्रपति जी को उस पर साइन करना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? कब करते हैं? तो वो है प्रतिवर्ष। ठीक है, और दूसरी बात, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद ये संबोधित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी संसद के दोनों जो सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा को
सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष करते हैं। और दूसरी बात, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी संबोधित करते हैं। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका? सी, मतलब ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? क्या कर सकते हैं? 124 में क्या पावर है उनके पास? तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया हुआ है? अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? कौन कर सकता है क्षमादान? क्षमादान की पावर होती है राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। किसके पास होती है ये पावर? राष्ट्रपति के पास। करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं इस तरह की, है ना। ऑप्शन सी नहीं है, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति नहीं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो अपराधी को क्षमादान दे सके, ठीक है। किसी अपराधी को दोषी ठहराते हैं तो अनुच्छेद 72 क्या पावर देती है राष्ट्रपति जी को कि वो क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। या तो उसकी सज़ा को कम कर दो, और फांसी की है तो उसको उम्र कैद कर दो, इस तरह से कुछ, ठीक है। या तो किसी को बरी कर दो, इस तरह का क्षमादान राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? तो वो है राष्ट्रपति जी, ठीक है। किसकी पूर्ति के लिए? अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है तो वो है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जी के पास पावर है, वो धन निकाल सकते हैं। किसकी पूर्ति के लिए? अप्रत्याशित व्ययों की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति प्राप्त नहीं है? है ना, मतलब राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। कौन सा अधिकार है जो नहीं प्राप्त है? तो देखिए वो होगा बी वाला, कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, ठीक है। ये अधिकार उनके पास नहीं है। लेकिन क्या अधिकार है वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, और उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। ये दिल्ली वाला हो गया और आपके राज्य वाला हो गया। वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। ये पावर है। और एक और पावर है कि प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का भी पावर होता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका छात्रवासन करने का भी क्या पावर होती है राष्ट्रपति जी के पास। मतलब कि अधिवेशन मतलब कि संसद में सत्र बैठाना या फिर उनको भंग करना, दोनों पावर होती है इनके पास। अब देखिए नेक्स्ट, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी कंडीशन होती है जब राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, ठीक है, जारी कर सकते हैं। तो देखिए यह है इसका आंसर, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पर, ठीक है, ऐसे पे संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं, ठीक है। क्या है देखिए समझेगा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पर। दो सदन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, संसद के दो सदन हैं, ठीक है। एक लोकसभा, राज्यसभा और एक अंग है जो है राष्ट्रपति जी, ठीक है। ये तीन होते हैं वहाँ संसद में। तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कब करते हैं? जब एक सदन द्वारा जब पारित विधेयक को पारित कर दिया गया लेकिन दूसरा रद्द कर देता है। दूसरी बात, एक सदन द्वारा विषयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार ना किया जाना, ठीक है, इसमें भी। और एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही ना करना, ठीक है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही ना करना, ये भी एक उसका क्या हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो मतलब कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, है ना, इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है जब राष्ट्रपति जी संसद का संयुक्त अधिवेशन कर सकते हैं, इन तीनों कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा उसका कि उपयुक्त सभी, ठीक है, सारे ऑप्शन उसके सही है, लास्ट वाला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, ठीक है। इसके लिए उनको किसी की वो ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है,
किसी से विचार विमर्श की, तो ये है इसका आंसर कि किसी भी संस्कृति की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति करना होता है तो वो धन निकाल सकते हैं। ठीक है, आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति जी कोई भी निर्णय लेते हैं ना, कोई भी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो मंत्री परिषद की ही सलाह लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। पावर है राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास पावर है, वो युद्ध पर विराम भी लगा सकते हैं और युद्ध को शुरू भी करवा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास पावर है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में राष्ट्रपति जी अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और एक और है इसका आंसर कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। देखिए इसको समझ जाइए वापस क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाए। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर कि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को भी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को भी, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी वाला 1, 3, 4। पर क्या है जो नहीं है वो ये है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, ठीक है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को वो पटल पर नहीं रखवाते हैं, लेकिन नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, संघीय वित्त आयोग को और जो अनुसूचित जाति आयोग है इनके, ठीक है, रखवाते हैं। देखिए नेक्स्ट, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, मतलब कर कौन रहा है? वैसे राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। ध्यान रहे बच्चों, राष्ट्रपति जी जो होते हैं ना, वो हर कार्य अपना ज़्यादातर दूसरों की सिफारिश पर, दूसरों के कहने पर ही करते हैं। ठीक है, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सेल्फ डिसीजन ले सके, इसलिए कहते हैं ना, या तो मंत्री परिषद के डिसीजन के आधार पर ही अपना कोई डिसीजन लेते हैं, या फिर दूसरों से जो प्रधानमंत्री हैं उनके परामर्श पर लेते हैं। ठीक है, ऐसा है, राष्ट्रपति जी दूसरों के परामर्श पे ही डिसीजन लेते हैं अपना ज़्यादातर, है ना। तो लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री जी के परामर्श से राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भंग कर दो इसको, तो राष्ट्रपति जी भंग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? आपातकाल करने की क्या कंडीशन हो सकती है? तो वो यह है कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। देखिए वही बात हुई कि राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा तो करते हैं, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री और ये जो मंत्रिमंडल जब लिखित में परामर्श देते हैं तभी जाकर ये आपातकाल की घोषणा करते हैं। 3 तरह के आपातकाल लगते हैं बच्चों। 352 अनुच्छेद के तहत युद्ध वाला आपातकाल लगता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत कौन सा लगता है? वित्तीय आपात लगता है। ठीक है, जो 2 महीने के लिए लगता है। तो 3 तरह से आपातकाल लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, लेकिन जब भी लगाना होगा तो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति जी आपातकाल लगा सकते हैं। मतलब पावर तो है इनके पास, पर वो खुद यूज़ नहीं कर सकते, उनका मन किया तब यूज़ नहीं कर सकते जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उनको लिखित में ना बताए। ठीक है, कि आप लगा दीजिए, वरना नहीं लगेगा वो कभी भी।
आपातकाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब वो अध्यादेश जारी करते हैं? तो ये है कि सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ठीक है, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। देखिए ये सत्र बिठाते हैं, है ना, संसद यहाँ पे सत्र बिठाते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो ऐसा क्या होता है, ये भंग कर देते हैं लोकसभा को कभी कभी, या फिर ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन आती है जब सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति, है ना, मतलब अधिवेशन कर नहीं सकते, तो ऐसे में क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी खुद अध्यादेश जारी कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? अब राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश तो जारी कर दिया, उस समय सत्र बैठा नहीं था और राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि 6 सप्ताह तक रह सकता है। ठीक है, कितने समय तक ये अध्यादेश चलता रहेगा? कम से कम 6 सप्ताह तक। ठीक है, सिर्फ 6 सप्ताह तक, ज़्यादा नहीं, कम से कम मान लीजिए 2 महीने, है ना, 2 महीने से कम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपनी श्रमदान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं ना, मतलब क्वेश्चन का मतलब यही है कि जब वो क्षमादान करते हैं तो ऐसा किस मामले में वो और कैसा दंड होना चाहिए जिसमें वो क्षमादान कर सके। तो देखिए ये है कि मृत्युदंड। ठीक है, अगर किसी को मृत्युदंड मिला है किसी अपराधी को और उसने राष्ट्रपति जी के पास जाकर इस तरह की गुहार लगाई है क्षमा के लिए, तो उसको क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्षमा नहीं करना है उसकी। अब मृत्युदंड अगर दे रखा है, मतलब इतना बड़ा कोई अगर उसने जुर्म कर रखा है, तो मृत्युदंड से हटाकर उसको उम्र कैद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ठीक, इस दंड को भी वो क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, फिर कम कर सकते हैं। ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो। ठीक है, ऐसे मामलों के दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो। ठीक है, तो उसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, और भी पावर्स होते हैं राष्ट्रपति जी के पास, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है तो उसकी सज़ा को वो कम भी कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा कठोर कारावास किसी को मिला हुआ है 2 साल का, तो उसको 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से, है ना। विशेषकर ये मृत्युदंड पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं ताकि जो कोई दोषी है तो वो क्षमा याचना कर सके। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो शक्तियां होती हैं? देखिए 3 तरह की वीटो शक्ति है। एक है आत्यंतिक वीटो, दूसरी है निलंबकारी वीटो, तीसरी है जेबी वीटो, है ना। तो आत्यंतिक को ही पूर्ण वीटो निषेध कहते हैं और निलंबकारी वीटो को ही निलंबित निषेध भी कहते हैं, और पॉकेट वीटो वही है जेबी वीटो। ठीक है, ये 3 तरह के वीटोज होते हैं, उनके पास पावर होती है। कब होती है? जब संसद द्वारा पारित जो अधिनियम होते हैं उनको राष्ट्रपति जी अगर नहीं मान रहे हैं, ठीक है, उनको सही नहीं लग रहा है ये, तो वो 3 तरह के यहाँ पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब संसद पारित कर देता है किसी बिल को या अधिनियम को, तो राष्ट्रपति जी को उसको पारित करना ही पड़ता है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो बस इन 3 वीटो का ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ण निषेध में क्या होता है, यदि राष्ट्रपति जी यह घोषित करता है कि वह अनुमति रोक लेता है तो विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कि वो जो भी अधिनियम पेश कर रहे हैं संसद, या फिर कोई भी बिल अगर पेश कर रहा है संसद, तो वो अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि नहीं इस पे पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए, तो वो आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। निलंबकारी वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति यदि विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है, ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं इसमें, ठीक है, उसे कहते हैं निलंबकारी वीटो। अब देखिए जेबी वीटो क्या होता है। जेबी वीटो में संविधान विधेयक पर राष्ट्रपति का मत व्यक्त करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं करता। ठीक है, अंततः राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी प्रक्रिया ही न व्यक्त करे तो इसे जेबी वीटो कहते हैं। ठीक है, अब कोई बिल आया राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया ना संसद ने, तो उसको पास कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति जी इस पर ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, ना इसको इस पर साइन कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो ऐसे में अगर कोई बिल है तो अगर ऐसे कैसा पड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया, तो वो भी एक तरह की पावर है इनके पास। ठीक है,
वरना क्या होता है, राष्ट्रपति जी को ना उस पर साइन करना ही पड़ता है, उसको बिल को पास करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि संसद ने सहमति दे दी कि राष्ट्रपति जी का क्या कार्य है, कोई भी वो अगर कार्य करते हैं तो मंत्री परिषद और ये जो भी होते हैं प्रधानमंत्री, इनकी परामर्श के बाद ही कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये सेल्फ डिसीजन लेना चाहते हैं तो सिर्फ ये 3 पावर का यूज़ कर सकते हैं, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और ये पॉकेट वीटो जन निषेध। निषेध वीटो का ही मतलब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो, पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? तो देखिए वो क्या था पता है, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ये एक तरह से संशोधन आया था, अधिनियम आया था। इसमें क्या था कि ऐसा था कि जो प्रधानमंत्री थे वो ये कहना चाहते थे कि आप इसको पास कर दिए। इसमें क्या था, डाकघर, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में कि जो टिकट देने आते थे डाकिया, वो किसी किसी चिट्ठी को खोल के पढ़ भी सकते थे, ऐसी परमिशन उसमें देना था उस अधिनियम में। ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति जी पास नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ये सही नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी की पर्सनल चीज़ें हैं, अगर कोई पढ़ेगा, किसी डाकिया पढ़ लेगा तो फिर क्या होगा, इस तरह से मतलब कि राष्ट्रपति जी को सही नहीं लगा। तो उन्होंने क्या यूज़ किया, पॉकेट वीटो को यूज़ किया। मतलब कि जब ये संसद में पास हो गया और राष्ट्रपति जी के पास आया भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, राष्ट्रपति जी ने पढ़ा कि उसमें डाकियों को परमिशन दी जा रही है कि वो दूसरों के डाक जो खत है उनको पढ़ ले। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी ने पॉकेट वीटो का यूज़ किया और उसको चुपचाप रख लिया एक तरफ। ठीक है, मतलब ना ही उसमें हाँ बोला ना ही ना बोला, मतलब उसको पास ही नहीं किया उस विधेयक को। ठीक है, समझ गए आप ये, सॉरी इस अधिनियम को, है ना, अधिनियम विधेयक। अब देखिए, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? कौन से 2 सदस्य होते हैं जिसे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं? मनोनीत मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो चुनकर नहीं आते, इलेक्शन में जीतकर नहीं आते हैं, लेकिन उनको मन से, मनोनीत मतलब समझ गए आप, मन से चुनकर बिठा दिया है ना। तो 2 सदस्य को लोकसभा सीट में राष्ट्रपति जी बिठाते हैं, वो होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, देखिए बहुत बार सुनने में आता है एंग्लो इंडियन। क्या है एंग्लो इंडियन? तो एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं, इंडियन से आप समझ गए होंगे भारत के हैं, लेकिन एंग्लो क्या है, ऐसे लोग जो यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिनके पूर्वज, देखिए उस समय की बात है जब क्या पटरियां बिछ रही थी, है ना, तो ये अंग्रेज के ज़माने में बिछ रही थी पटरियाँ। तो ऐसे में ये रेल की जो पटरियाँ बिछ रही थी, तो यहाँ पर काम करने के लिए मजदूर बुलाए गए थे यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर भी आए और यहीं बस गए। तो जब वो बस गए तो थे तो यूरोपियंस, लेकिन बस गए, फिर यहाँ पर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों के बच्चे हुए। ठीक है, तो वो कैसे हैं, एंग्लो इंडियंस है। उन बच्चों को क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियंस कहते हैं। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियंस जो अभी हमारे भारत में हैं, उन लोगों को राष्ट्रपति जी लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है। ठीक है, कितने होते हैं, सिर्फ 2 सदस्य ही होते हैं, वो एंग्लो इंडियंस। ठीक है, आप समझ गए। अब ये कौन लोग थे, ये यूरोपियन कंट्री के थे, लेकिन भारत में क्यों आए थे, जब रेलवे ट्रैक बिछाना था तो अंग्रेज़ों ने इनको बुला लिया था। ठीक है, मजदूर के तौर पर बुलाया था एक तरह से। तो यहीं बस गए और यहीं बस कर फिर उन्होंने अपना परिवार आगे बढ़ा लिया। अब देखिए, क्योंकि इनके नाम देखना आप थोड़े से आपको ना ऐसे अंग्रेजन जैसे ही लगेंगे, आप सर्च कीजिएगा एंग्लो इंडियन करके, इनके नाम पढ़ेगा आप, है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन ये कार्यभार ग्रहण करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे हम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर देखिए, प्रीवियस वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जब राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी अनुपस्थित होते हैं ना, तो ऐसे में उनका कार्यभार कौन संभालता है? तो प्यारे बच्चे, वो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यही काम संभालते हैं राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के। या तो ये दोनों देश के बाहर होते हैं या फिर ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उस समय तो उनका कार्य कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्णतः पास करने राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? ऐसे में क्या करेंगे? अनुमति देना ही होगा। ठीक है, देखिए वापस लौटा सकते हैं, तो ये कौन सा होता है? निलंबकारी वीटो होता है। ठीक है, मतलब कि वापस पुनर्विचार के लिए भेजना एक तरह से निलंबकारी वीटो है। लेकिन
राष्ट्रपति वापस अगर संसद उसको पास कर देता है तो राष्ट्रपति जी को उस पर अनुमति देना ही पड़ता है, ठीक है। वापस उस पर मतलब कि अनुमति देना ही पड़ता है। अब वो वापस उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसको अब वो जो विधेयक आया है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में उस विधेयक पर उनको अनुमति देनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पुनर्विचार के लिए भेज दिया आपने लोकसभा में, लेकिन वहाँ पर भी वापस उन्होंने बोला कि ये सही विधेयक है तो राष्ट्रपति जी को उस पर साइन करनी चाहिए, तो करनी पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विधायी, ठीक है, विधायी अधिकार है ये। कौन सा अधिकार होता है? विधायी अधिकार होता है अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जारी कब करते हैं राष्ट्रपति जी? जब क्या होता है, सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में, ठीक है, सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किस किस की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, वित्त आयोग का अध्यक्ष, है ना, इनकी नियुक्ति करते हैं। योजना आयोग, ये कंफ्यूज करने के लिए हर बार आपको दे दिया जाएगा बच्चों, ध्यान रहे, योजना, है ना, इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए राष्ट्रपति जी को मतलब कि देखिए आंसर, ये क्वेश्चन ना बहुत बार आता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पर इसने योजना बना ली है कंफ्यूज करने के आपको, है ना। इसी तरह से आप याद रख लीजिए कि ये जो योजना है ना, इसने योजना ही बना रखी है कि आपको कंफ्यूज कर दे, तो ध्यान रहे योजना इसमें आएगा ही नहीं। जब भी राष्ट्रपति जी से दोबारा पूछा जाएगा ना कि राष्ट्रपति जी किस किस की नियुक्ति कर सकते हैं, तो योजना कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने योजना बना रखी है आपको कंफ्यूज करने की, ठीक है। तो देखिए वित्त आयोग अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, इसकी भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, है ना। संघ राज्य क्षेत्र के का मुख्यमंत्री जिसे राज्यपाल कहते हैं, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री क्या कहलाता है? राज्यपाल तो कहलाता है। अब देखिए योजना आयोग का उपाध्यक्ष, इसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। योजना ही बना रखी है इसने, हर बार आपको कंफ्यूज करनी है ना, तो केवल फर्स्ट और थर्ड। देखिए और भी समझ लीजिए कि और किस किस की नियुक्ति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की करते हैं, और जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं कोई, है ना, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। भारत के जो नियंत्रक होते हैं, महालेखा होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्य के राज्यपालों की करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की करते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त की करते हैं, देखिए महान्यायवादी की करते हैं। कितने सारों की करते हैं? भाषा आयोग बहुत सारे हैं, जैसे भाषा, अल्पसंख्यक और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, है ना, ये बहुत सारे आयोग की भी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? देखिए तो वो है राज्य की विधानसभाएं, ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं। वापस याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? देखिए राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगता है, ठीक है, तो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वो महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, ठीक है। महाभियोग लगता है तो ये कौन लगाता है उनके ऊपर? या तो राज्यसभा, या तो लोकसभा, या तो राज्यों की विधान परिषद लगाएगी, ठीक है। लेकिन राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो नहीं लगाएंगे ना, वो महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होती है, ठीक है। महाभियोग एक तरह से एक प्रोसेस होती है जिसमें राष्ट्रपति जी को हटाया जाना होता है। दोष उनमें पाया जाता है कुछ, अगर राज्यसभा कहती है कुछ दोष है, या फिर लोकसभा कह दे कोई दोष है, या फिर राज्यों की जो विधान परिषद है वो अगर कह दे कि इनमें दोष है, तो ये क्या होते हैं? महाभियोग अधिकरण का भाग माना जाता है, ठीक है। ये सब लगा सकते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाएं ये नहीं लगा सकती महाभियोग का कोई भी, ठीक है, अधिकरण का ये भाग नहीं होता है। ध्यान रहे बच्चों, जब राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है ना, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं ये मिलकर निर्वाचित करती है, ठीक है, उसमें विधान परिषद नहीं होती है। देखिए कंफ्यूज कैसे कर रहे हैं आपको, महाभियोग अधिकरण में राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद होगी, लेकिन ये निर्वाचन में विधानसभाएं होती है, राज्य की विधान परिषद नहीं होती है। देखिए पूछ लिया कि वो निर्वाचन का भाग तो है, जैसे राज्य की विधानसभा निर्वाचन का भाग तो है, लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग ये नहीं माना जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना कंफ्यूज करने के लिए आपको,
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। भाई अनपढ़ भी बन सकता राष्ट्रपति, देख लो, है ना। आयु 35 वर्ष की होना तो ज़रूरी है, जैसे आपको पता है राष्ट्रपति जी बनना मतलब 35 के ऊपर का होना चाहिए। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, मतलब लोकसभा में बैठने लायक होना चाहिए। देश का नागरिक होना चाहिए, सही बात है वो तो, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, अंगूठा छाप भी होगा ना, तो राष्ट्रपति जी बन सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदस्य का सदस्य हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वह राज्य विधानमंडल जो होता है ना, उसके जो उच्च सदन का अगर सदस्य होता है तो वो मतदान के लिए पात्र नहीं होता है ना। अगर क्या वह राज्य मंत्रिमंडल के उच्च सदन का सदस्य होगा तो। ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो देखिएगा, वो ये है कि राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। ठीक है, संसद सत्र में अगर होता है तो देखिए तब भी वो यहाँ पर अध्यादेश दे सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में जब अधिवेशन ना बैठाया जा सके। ठीक है, और एक और कंडीशन क्या है? वो ये है कि राष्ट्र को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा के नाम निर्देशित करने की शक्ति है ना। राष्ट्रपति जी के पास ये पावर है ना। ये राष्ट्रपति जी के पास क्या पावर है कि वो जो आंग्ल भारतीय है ना, एंग्लो इंडियंस है, उनके समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या होगा इसका? 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 वाला सही है राष्ट्रपति पद के लिए, है ना, मतलब उनकी पावर से रिलेटेड था ये। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, देखिए वंश तो है ही नहीं, ऐसे में क्या चल रहा है? संसदीय शासन चल रहा है। ठीक है, वंश का कोई शासन नहीं होता है इसमें। अब देखिए देश की जगह जगह से चुनकर भेजे जाते हैं, विधानसभाएं बनती हैं, लोकसभाएं बनती हैं, वो लोग मिलकर, है ना, विधानसभा लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और जो राज्यसभा है, ये सभाएं मिलकर राष्ट्रपति जी का चुनाव करती है। ठीक है, तो ये वंश तो है नहीं, है ना, वंशानुगत तो है ही नहीं बिल्कुल भी। इसलिए से क्या कहते हैं कि हमारा भारत देश क्या है? गणतंत्र है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? तो देखिए निर्वाचित सदनों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, निर्वाचित संसद 2 है, सदन 2 है, लोकसभा और ये राज्यसभा। ठीक है, विधानसभाएं राज्य की भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश की भी है ना, वो सब विधानसभाएं बैठती हैं। दिल्ली जैसे पांडुचेरी, और ये अभी एक और केंद्र शासित में ये चला गया ना जम्मू कश्मीर, तो उसकी भी विधानसभाएं बैठकर राष्ट्रपति जी का चुनाव करती हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करवाया प्रीवियस वीडियो में। वैसे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रपति जी का जब चुनाव हो रहा था ना, निर्वाचन होता है, तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है, जैसे कि अब जो भी एमएलए होता है उसमें क्या फॉर्मूला लगता है? ऐसा फॉर्मूला लगता है कि मान लीजिए राज्य के विधानसभा के एक सदस्य का मतमूल कितना होगा, राज्य की जो कुल जनसंख्या है ना, जिस राज्य से वो है उसकी जो कुल जनसंख्या है, टोटल जितनी भी जनसंख्या है, मान लीजिए कि करीबन 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख उनकी जनसंख्या है, तो 10 लाख है ना, 10 लाख अपॉन में क्या आएगा? इसमें जितने भी टोटल राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका टोटल, मान लीजिए कि वो 100 लोग हैं। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड करना है 10,000 से। ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड करके निकाला जाता है। ये फॉर्मूला है जिसके तहत निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग राज्य का अलग अलग निकलेगा क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग जनसंख्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति जी के लिए जो वोट डलता है उसके एक वोट की वैल्यू, नॉर्मली जो हम एक वोट देते हैं, जो आम चुनाव होते हैं उसके एक वोट की तो एक ही वैल्यू रहती है ना, लेकिन यहाँ पर जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है ना, तो जो एमएलए के जो वोट का मूल्य होता है ना, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। डिपेंड किस पे करता है? पूरी तरह से जो उनकी जनसंख्या है राज्य की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा रैलियाँ निकलती होंगी, है ना, न्यूज़ में तो वैसे आप जानते ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है? केवल 1 वाला। देखिए इसको, ये गलत क्यों है इसको समझ लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिपेंड किस पे कर रहा है? पूरी तरह से एक फॉर्मूला है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि राज्य की जो जितनी कुल जनसंख्या है प्यारे बच्चों, उसके डिवाइड में कर दो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी टोटल संख्या से। ठीक है, और उनको पूरे को फिर आपको किससे डिवाइड करना होता है? 10,000 से। ठीक है, ये फॉर्मूला कह रहा है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? चुनाव में विवाद हो गया तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सिर्फ सलाह ली जाती है, वो है सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की ली जाती है। चुनाव आयोग की कोई सलाह नहीं लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है ये। ठीक है, राष्ट्रपति जी के चुनाव में अगर विवाद हो गया तो। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? प्रेजेंट में अभी कितना है? तो वो है 5 लाख। ठीक है, कितना मिलता है? हर महीने उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना होता है? तो देखिए ये कितना जमा करना होता है, इनको राशि करीबन 15,000 करनी होती है। ठीक है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? तो वो है 15,000। ठीक है, 15,000 रुपये उनको जमा करना होता है नामांकन के समय, जब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़े होते हैं ना, तब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है यह 30 लाख। ठीक है, 30 लाख रुपीस उनको आजीवन रुपया मिलता है प्रतिवर्ष पेंशन के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? किसका अभिन्न अंग है? तो प्यारे बच्चों, यह है संसद का। ध्यान रहे, संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और एक और जो है वो है राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी उसका अंग है ना, सदन नहीं है। संसद की सदन सिर्फ 2 होती हैं, सदन है ना, ये लोकसभा राज्यसभा तो सदन है, लेकिन सिर्फ एक पर्सनैलिटी है, ये तो सिर्फ एक आदमी है। राष्ट्रपति तो क्या है? एक आदमी ही तो है, तो वो अंग कहलाता है, सदन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। तो देखिए नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद वो एक अधिनियम बन जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर है कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक विधेयक आता है संसद में, उसको पारित करते हैं। ठीक है, पारित करने के बाद ये जाता है आगे, संसद पारित कर देता है तो उसके बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति जी के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति जी इस पर सहमति दे देते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर कर देते हैं, सहमति दे देते हैं, पूर्ण सहमति, तो उसके बाद क्या होता है? ये विधेयक किस नाम से जाना जाता है? अधिनियम नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको अधिनियम कहते हैं। फिर अब देखिए नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? कौन होता है? तो प्यारे बच्चे, वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वही इनका कार्यभार संभालते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में के महासचिव भी थे? ठीक है, तो वो थे ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, जो ज्ञानी जेल सिंह रहे हैं राष्ट्रपति जी, जो 7वें नंबर पे थे। ठीक है, राष्ट्रपति थे वो 7वें नंबर पे, सन था 1982 का। ठीक है, तब बने थे और ये 1987 तक रहे हैं राष्ट्रपति, है ना। ज्ञानी जेल सिंह 7 नंबर के थे, इसे याद रखिएगा, 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, और सन अगर आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रख लीजिएगा 1982। ठीक है, 25/7/1982 ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति बने थे। तो ये कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं ज्ञानी जेल सिंह, जो 7वें नंबर के थे राष्ट्रपति जी, और 82, ठीक है, 1982 में बन गए थे, और से 5 साल प्लस कर लीजिए, 87 तक रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, राष्ट्रपति जी तो रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कौन थे इसमें से? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, क्या है आपको पता होगा,
डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए मैंने आपको याद करवाया था कि शुरू के 3 राष्ट्रपति डॉक्टर ही हैं। पहले है राजेंद्र प्रसाद, फिर है एस राधाकृष्णन, फिर है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी सिर्फ 67 से 69 मतलब सिर्फ 2 साल तक उन्होंने अपना कार्य संभाला था। उनकी मृत्यु हो गई थी बीच में, ठीक है, किसी वजह से। फिर वीवी गिरी जी बन गए थे, फिर फखरुद्दीन अली अहमद आए थे। ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई थी बीच में। इन्होंने 74 से लेकर 75, 76, 77, ठीक है, 3 साल तक ही संभाला, ज़्यादा नहीं संभाला और उनकी डेथ हो गई। फिर बीच में नीलम संजीव रेड्डी आ गए थे। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, ये सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई थी बीच में। उसके बाद दूसरे जो मुस्लिम रहे थे वो थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 3 साल के लिए रहे थे और ये 2 साल के रहे थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन से नंबर पे है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन? तीसरे नंबर के राष्ट्रपति है। 67 में ये बने थे, 69 में इनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है? कितनी बार आपको बताया है? आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, है ना। प्रीवियस वीडियो में बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदन के होते हैं उसमें। ठीक है, निर्वाचन मंडल एक ग्रुप होता है जो राष्ट्रपति जी का चुनाव करता है। तो इस मंडल में कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये वाले लोग होते हैं। और दूसरे इसमें कौन होते हैं? वो है राज्यों की विधानसभा होती है। कौन सी? राज्यों की विधानसभा। और एक एनसीटी दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा। ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं तो है प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिल्ली और पांडुचेरी की भी विधानसभाएं होती है। ये क्या है? दिल्ली और पांडुचेरी क्या है? राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, संघ राज्य क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एनसीटी दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभाएं, है ना। ये अलग से एक पॉइंट चलता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। विधानसभाएं की बात हो रही है ना, तो विधानसभा राज्य में भी है और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी में भी है। और अभी एक एडिशनल में और आ गया है जो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, वो कभी राज्य हुआ करता था लेकिन 2019 के आखिरी में आते आते उसको बदल दिया गया, किसमें? संघ राज्य क्षेत्र में चला गया हो। ठीक है, तो इसलिए उसकी विधानसभा भी यहाँ पर ऐड होगी, है ना। अब जब क्वेश्चन नंबर आगे पूछा जाएगा ना आपसे, तो 2017 में पूछ लिया था। अब जो 20-21 में जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, उसमें आपको जम्मू कश्मीर में भी टिक करना होगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको जरूर दिया जाएगा। आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तीनों ग्रुप बैठते हैं और तीनों मिलकर क्या? राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। ठीक है, विधानसभाएं बैठती हैं, विधानसभाएं बैठती है। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, विधान परिषद नहीं होती है। विधान परिषद आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, महाभियोग अधिकरण का भाग होता है क्या? विधान परिषद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो देखिए इसका निर्णय करते हैं संघीय संसद। ठीक है, संघीय संसद लाभ के पद का निर्णय करते हैं, है ना। राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होता है ना, तो उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि वो किसी लाभ के पद पर तो नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। कोई अगर लाभ के पद पे है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, है ना। तो संघीय संसद इसका निर्णय करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसको है? देखिए अनुसूचित के बारे में बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। ध्यान रहे, ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है? राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार है। ठीक है, इसको नियुक्ति संबंधी अधिकार में कहते हैं। ठीक है, नियुक्ति संबंधी अधिकार में ही आता है, क्योंकि नियुक्त मतलब एक तरह से उसको घोषित कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? कोई भौगोलिक क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रहे हैं। ये संवैधानिक अधिकार है उनके पास, है ना। जो किसमें हमने पढ़ा था? ये नियुक्ति संबंधी अधिकार में पढ़ा था। तो ये पावर है राष्ट्रपति जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन कौन से हैं? दिल्ली तथा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जिसे अभी पांडिचेरी हम कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, दिल्ली तथा पांडिचेरी। पांडिचेरी भी बहुत जगह यूज़ करते हैं, पुडुचेरी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको वैसे ध्यान में रहेगा, आप जानते हैं। ठीक है, दिल्ली तथा पुडुचेरी, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों? विधानसभा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, राष्ट्रपति जी का चुनाव कौन कौन लोग करते हैं? राज्य की विधानसभा भी है, और जो ये 2 हैं
ये दो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अभी इसमें एक और ऐड हो गया है जो क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर 370 हटा दिया गया तो वो राज्य भी नहीं रहा, क्या हो गया, वो एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश हो गया, सीधा उस पर केंद्र का शासन हो गया। ठीक है, तो 70वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें दिल्ली तथा पुडुचेरी की भी विधानसभा को जोड़ दिया गया। ठीक है, विधानसभा ध्यान रहे हर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, दिल्ली, पुडुचेरी और अपना ये जम्मू कश्मीर, इसमें विधान सभाएं हैं। ठीक है, तो उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हो, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था? भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? कौन था? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन वह भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था, है ना, ये राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो सदा हमेशा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष मतलब आपको पता है किसी धर्म को मतलब ऊंचा नहीं मानते हैं, लेकिन सब धर्म को बराबर मानते हैं, ये होता है धर्मनिरपेक्ष, है ना। हमारा भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, हर धर्म को बराबर वैल्यू दे रखी है, लेकिन कोई भी ऐसा एक धर्म का नाम लेकर हम उसको ऊंचा नहीं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है तो प्यारे बच्चों, वो है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है। ठीक है, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं। ठीक है, जल थल वायु जो सेना होती है ना, उनके सुप्रीम कमांडर भी है और देश के प्रथम नागरिक भी हैं। ठीक है, ये तीनों लाइन याद रखिएगा। तीनों लाइन 6 तरह से आपको अलग अलग करके पूछ लिया जाएगा। तो देखिए 3 लाइन पे 6 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ठीक है, तो वो कैसा था, संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में इतना कुछ था नहीं, है ना। ये सन देखिए ना, 1950 की बात हो रही है, 1950 से लेकर 62 में बने हुए थे। तो उस समय भारतीय संविधान सभा द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया राष्ट्रपति जी के रूप में, है ना। उस समय मतलब इतना ज़्यादा क्या संविधान बन के तैयार हुआ था हमारा 1950 ना, 26 जनवरी, हाँ 1950 की बात हो रही है। हमारा संविधान बन के रेडी हो चुका था और पूरा लागू हो गया था। तो उस समय राष्ट्रपति जी भी बनाने थे, है ना। तो संविधान सभा ने ही राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया था। उसके बाद तो फिर जो संविधान में लिखा हुआ है जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस से हमारे राष्ट्रपति जी चुने गए अगली बार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? किसे लिखेंगे? तो देखिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति जी। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रपति जी भी जब पद त्याग करना होता है तो ये त्यागपत्र किसको संबोधित करके लिखते हैं? उपराष्ट्रपति जी को, है ना। राष्ट्रपति जी देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति जी को। ठीक है, मतलब कि दोनों एक दूसरों को अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गए? वापस समझ लीजिएगा, भारतीय उपराष्ट्रपति जो हैं वो अपना जो पद त्याग करने का जो निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे? उपराष्ट्रपति किसको करेंगे? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी को अगर पद त्याग करना है तो किसको संबोधित करके त्यागपत्र देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, दोनों एक दूसरे को दे देते हैं। अब देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अभी हमने पढ़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इनकी खास बात क्या थी? इनको किसने चुना था? किसी निर्वाचन मंडल ने नहीं चुना था, संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। क्योंकि कौन सा सन है ये? 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, जो 35 1962 तक ये रहे थे। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम था इनका, करीबन 12 साल। पता है 12 साल कैसे हुआ? देखिए, या तो 15 साल करते, क्योंकि 5-5 साल का समय था, तो या तो 15 साल करते या फिर 20 साल करते, है ना। 2 बार चुने गए थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति जी बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 2 साल तो जीत कर बन गए। ठीक है, लेकिन जो 2 साल जो और ऐड हो रहे हैं ना, ये मतलब कि आपसी सहमति से 2 साल तक ये बने रहे थे। ठीक है, उसके बाद तो मतलब कि जैसे प्रोसेस चलती है निर्वाचन मंडल का, उस तरह प्रोसेस से फिर अगले राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन 2 साल तक ये ऐसे ही राष्ट्रपति बने रहे, सभा की जो भी वहाँ पर संसद था उनकी सहमति से बने रहे थे राष्ट्रपति जी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख दीजिएगा, ये एक अलग स्टोरी है। अब देखिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम कम से कम 35 साल का तो होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा कोई सीमा का अंत नहीं। ठीक है, इतनी उम्र का भी चलेगा। ठीक है, चाहे वो 100 साल का भी क्यों ना हो, चलेगा, राष्ट्रपति जी बन सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति
अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, क्या निहितार्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, देखिए भारत का राष्ट्रपति अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इस चीज़ को या तो आप घोट लीजिए या तो रट लीजिए इस लाइन को। ठीक है, इससे इतने क्वेश्चन बन जाएंगे ना आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप देखिएगा उसे प्रीवियस में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं इसको। भारत के जब राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो नॉर्मल वे में नहीं चुने जाते हैं। इनको चुनने के लिए संसद की जो 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, और एक विधानसभा जो राज्यों की भी है, और केंद्र शासित में जो एक दिल्ली है और पुदुचेरी है, उनकी जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, वो सब मिलकर राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। लेकिन जो उनके जो वोट होते हैं ना, वो टोटली किस पर डिपेंड करते हैं, जो उनके राज्यों की जनसंख्या है उसके ऊपर। फॉर्मूला लगता है राज्यों की जनसंख्या डिवाइड बाय विधानसभा के टोटल सदस्य। ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य है। ठीक है, और उनको भी डिवाइड करना होता है 10,000 से। फिर जो वैल्यू आती है वो एक मत की है ना, जो एमएलए की जो एक वोट डलता है ना, उसकी वैल्यू निकल जाती है उससे। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, अब जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसके वोट की वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से वोट भी डिपेंड करता है कि किस राज्य से आ रहा है ना। राष्ट्रपति जी के चुनाव में ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस पद्धति को क्या कहेंगे, अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत क्या था अब ये, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लोग अगर खड़े हैं चुनाव के लिए, ठीक है, मैंने क्या बताया था पहले, अगर मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद जी है, दूसरी जो है प्रतिभा पाटिल है, तीसरे जो उम्मीदवार रहे हैं वो है रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अब आपको राष्ट्रपति किसको बनाना है, आप ऐसे ऑर्डर में जमा दीजिए इनको। ठीक है, किसी एक पर वोट करके नहीं आना है, ऑर्डर में जमाते हुए आना है। ठीक है, मतलब कि पहले आप वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए कि प्रतिभा पाटिल को दे दीजिए, दूसरे नंबर पे आप मतलब कि रामनाथ कोविंद जी को देखना चाहेंगे, या फिर तीसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप उनको ऑर्डर में उनकी बटन को दबा दीजिए। ऐसा एक अलग ही प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब देखिए 139 वाला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसको है, किसको है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये है संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, संसद के दोनों सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, दोनों मिलकर महाभियोग चला सकती है राष्ट्रपति जी पर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कितने लोगों को कर सकते हैं, तो वो है 12। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के जो राष्ट्रपति है ना वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं राज्यसभा भी, लोकसभा, मंत्री परिषद, ये सारी चीज़ें ना हम एक अलग से वीडियो बना कर इनको समझेंगे, क्योंकि देखिए ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए आप ना ऊपर से समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति जी है ना वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 लोगों को। ठीक है, मनोनीत करने की बात कर रहे हैं, 12 लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो महाभियोग जब लगता है ना तो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं एक तरह से सही हो जाता है इनके लिए, क्योंकि ये मनोनीत करके तो इन्होंने ही बिठाए हैं, तो ये तो इनकी पसंद के लोग हैं ना। तो ऐसे में क्या होता है 2/3 है ना, 2/3 लोगों का वोट चाहिए होता है इनके ऊपर महाभियोग की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो वोट इनको बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महाभियोग भी चलाओ तो उस समय ज़्यादा लोगों का वोट इनको नहीं मिल पाता इस चीज़ के लिए, महाभियोग के लिए, है ना। तो वो एक अलग प्रोसेस थी, वो भी हमने पढ़ लिया था। अब देखिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सशब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, क्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो वो है कि संसद के सदनों को संदेश भेजना। देखिए संसद के सदनों को संदेश भेजना संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को ये पावर नहीं है, लेकिन क्या पावर है, समाधान करने की पावर है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की भी है, और अध्यादेश का प्रख्यापन करने की भी इनके पास शक्ति है। लेकिन क्या नहीं है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये पावर इनके पास नहीं है, है ना। सदन के जो दोनों संसद के जो दोनों सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, इनको संदेश नहीं भेज सकते ये। अब देखिए निम्नलिखित में से, हाँ लेकिन सत्र बुला सकते हैं, अधिवेशन कर सकते हैं, लेकिन संदेश नहीं भेज सकते। देखिए निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, कौन नहीं होता है, तो राष्ट्रपति जी, है ना। राष्ट्रपति जी क्या है, वो
दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, है ना। सदन दो तरह के, देखिए मैं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, फिर भी बार बार रिपीट कर रही हूँ कि संसद, बच्चों संसद जो है ना उसके दो सदन हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। और एक और इसमें होते हैं, वो है राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी एक तरह की एक पर्सनैलिटी है जिसे अंग कहते हैं, है ना। पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं तो 3 हैं, एक है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। लेकिन अगर पूछा जाए कि संसद के कितने सदन हैं तो वह है लोकसभा और राज्यसभा। तब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। कौन है? दोनों सदन, तो 2 सदन तो एक लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, है ना। तो ध्यान रहे राष्ट्रपति जो है वो इन दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति खुद एक अलग अंग होता है, ठीक है। समझ गए आप? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जी दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। रेलवे मंत्री ये भी दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं, वित्त मंत्री भी दोनों सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा मिलके ही तो राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो राष्ट्रपति तो एक अलग ही पर्सनैलिटी हो गई ना, इसलिए वो इनके सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं, रेलवे मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, ये जो दोनों सदने हैं इनके सदस्य होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? केंद्र मंत्रियों को, है ना, गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति जी, ठीक है, याद रखिएगा। और बच्चों राष्ट्रपति जी को कौन दिलाता है शपथ? वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। देखिए वापस समझिएगा, केंद्र मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा केंद्र मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? किनके पास अधिकार होता है प्यारे बच्चों? तो वो है राष्ट्रपति जी, ठीक है। राष्ट्रपति जी युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध की घोषणा अगर करेंगे तो आपात लग जाएगा, जो है अनुच्छेद 352 का, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति जी घोषणा भी कर सकते हैं और शांति लाने का फैसला भी कर सकते हैं, ठीक है, इनके पास पावर है। अब देखिए नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? अभी मैंने बताया ना प्यारे बच्चों, कितने साल तक रहे हैं? 12 साल तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1950 से लेकर ना 1962 तक राष्ट्रपति रहे हैं। 2 साल तक तो वो, मतलब 1950 से लेकर 1960 तक तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, है ना, क्योंकि 5-5 साल के लिए राष्ट्रपति जी बनते हैं। तो 2 साल तक तो उनको ऐसे ही मर्जी से लोगों ने बना के रखा, मतलब कि जो वहाँ की जो संसद थी उस समय, उन्होंने अपनी इच्छा से उनको बना के रखा, रोके रखा 2 साल तक कि आप अभी भी बने रहे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इनमें से कितने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? 12वें में कौन है? कौन है? अब देखिएगा, 12वें याद रखिएगा, है ना, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि वो हैं प्रतिभा पाटिल देवी सिंह, ठीक है। ये प्रतिभा पाटिल जो है ना, ये है देवी सिंह, इनके पूरा नाम है इनका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ध्यान दीजिएगा, ये 12वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और यही प्रथम भारतीय महिला भी हैं जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है, ठीक है। इससे पहले कोई महिला नहीं चुनी गई थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आज भी यही, अभी तक यही एक औरत रही हैं जो राष्ट्रपति जी के रूप में चुनी गई है ना। अभी तो रिसेंट में रामनाथ कोविंद जी चल रहे हैं जो 2017 से, और अभी भी चल ही रहे हैं, 2021 आ गया, अभी भी चल ही रहे हैं वो। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 12वें से आप कैसे याद रखोगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रति से एक वर्ड इसके आगे जोड़ लीजिएगा, प्रति वर्ष, ठीक है। क्या जोड़ेंगे आप इसके आगे? वर्ड प्रति वर्ष, प्रति वर्ष। तो वर्ष से आप याद रख लीजिएगा 12, है ना। वर्ष में क्या, वर्ष कितना, मतलब हमारे सालों में कितने महीने आते हैं? 12 महीने आते हैं, तो याद हो जाएगा आपको प्रति वर्ष। प्रतिभा पाटिल देवी सिंह से प्रति वर्ष, ठीक है, और वर्ष से हो जाएगा 12 महीने, है ना। तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही हैं और वो पहली महिला हैं और अभी तक भी पहली महिला ही रही हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन नहीं लेता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाएं लेती हैं,
विधान परिषद भाग नहीं लेंगी राष्ट्रपति जी के चुनाव में, लेकिन जो विधान परिषद है वो महाभियोग अधिकरण का भाग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, क्रम आपको बताना है अब राष्ट्रपति जी का। तो देखिए, NS रेड्डी, ठीक है, जो NS रेड्डी है उनका पूरा नाम है नीलम संजीव रेड्डी, जो है 6 नंबर के। ठीक है, किस नंबर पे हैं? 6 नंबर पे। ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह रहे हैं 7 नंबर के राष्ट्रपति जी। आर वेंकट रमण जो जी हैं वो रहे हैं 8 नंबर के राष्ट्रपति जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, है ना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ये रहे हैं 9th नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 ये ऑर्डर सही जा रहा है। ठीक है, बाकी आप ऑर्डर देखेंगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, और वो जो कि सारे गलत हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। मेरे बच्चों, राष्ट्रपति जी के जो क्रम होते हैं उनको मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी, अलग से वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, सारे क्रम आराम से याद हो जाएंगे। देखिए 2015 में ये आ चुका है क्वेश्चन, है ना। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है कार्यपालिका का प्रमुख? प्यारे बच्चों, आपको पता है राष्ट्रपति जी होते हैं ना। और कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति जी में। राष्ट्रपति जी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग कब करते हैं प्यारे बच्चों? जब मंत्रिपरिषद इनको सलाह देती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? कौन है जिनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी? तो प्यारे बच्चे वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जो दूसरे रहे वो है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये भी मुस्लिम ही थे और इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 3 साल ये काम किया था। डॉक्टर नहीं है, नॉर्मली है वो, फखरुद्दीन अली अहमद 3 साल, और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी रहे हैं इन्होंने 2 साल तक कार्यकाल संभाला था, जो रहा है 67 से लेकर 69। ठीक है, 67 से लेकर 69, 1967 से लेकर 1969 तक, है ना। 2 साल तक जाकिर हुसैन ने कार्यकाल संभाला था और इनकी मृत्यु हो गई थी। और फखरुद्दीन अली अहमद जो वीवी गिरी के बाद आए थे, है ना, उनकी मृत्यु 3 साल बाद हो गई थी कार्यकाल संभालने के। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे नंबर पे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे नंबर पे है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथे नंबर पे है वीवी गिरी। ठीक है, ये 4 राष्ट्रपति पहले ये क्रम से हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको ये 4 तो आराम से याद हो जाएंगे। बाकी क्या मैं 10 और याद करा दूंगी ट्रिक से, है ना। वैसे 14 नंबर वाला तो आपको याद ही होगा, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो 4 तो ये याद हो गए और लास्ट वाला हमको एक याद है, मतलब 5 तो हमको याद हो चुके हैं, बचे 9। तो आपको 9 भी मैं ट्रिक से आराम से याद करा दूंगी। ठीक है, जिसमें से मैंने 12वां वाला भी याद करवा दिया। 12 वर्ष, है ना, 12 मतलब कि हमारे एक वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं। तो वर्ष से आपने याद कर लिया था प्रति, मतलब कि कैसे याद करोगे इसको? प्रति वर्ष 12 महीने आते हैं। ठीक है, तो प्रति वर्ष से क्या हो गया हमको? प्रतिभा पाटिल, है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है 12वें नंबर की राष्ट्रपति, जो महिला है। ठीक है, प्रथम महिला है और अभी भी कोई महिला नहीं बनी है, अभी लास्ट में तो यही है रामनाथ कोविंद जी। ये हमने राष्ट्रपति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें याद कर ली। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी। ध्यान रहे बच्चों, वीडियो आप पूरा देखिया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ और बहुत सारी स्टोरीज उनके पीछे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ताकि जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो हम कंफ्यूज ना हो। उसके बाद जो बनेगी नेक्स्ट वीडियो वो उपराष्ट्रपति के ऊपर बनेगी, और इसी तरह से हम टॉपिक वाइज सारा संविधान कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।